2024 का चुनाव आ रहा है। आप देखिएगा, भव्य इमारतों और भव्य बाबाओं से गोदी मीडिया अपनी जगह भर देगा। बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे, महंगी शिक्षा, ये सब गायब हो जाएंगे। आपके जीवन में क्या बदलाव आया इन 10 वर्षों में, इस पर चर्चा नहीं होगी। कोई बाबा ललकार रहा होगा कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, बल्कि यह काम अभी से शुरू हो गया है। काला धन पकड़ना मकसद होता तो इस तथाकथित ईमानदार सरकार के रहते इस तादाद में काला धन का निर्माण ही नहीं होता कि इससे बचने के लिए नोट को ही वापस लेना पड़े। क्या इस सरकार के पास यही एक रास्ता बचता है? आप भूल जाते हैं, लेकिन मैं याद दिला देता हूं। 2015 में मोदी सरकार ने एक कानून बनाया। इस कानून के तहत काला धन वालों को छूट दी गई कि 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच जो अपने अघोषित आय की घोषणा कर देगा उस पर 45% टैक्स दे देगा, काले को सफेद बनाकर घर चला जाएगा। 2019 में इसमें एनआरआई को भी जोड़ दिया गया। काला धन वालों के खिलाफ सख्ती का नाटक करने वाली सरकार मेहरबानी भी करती है, कुछ देकर बाकी ले जाओ, उन्हें सफेद करने का मौका भी देती है। बुझ गए कि नहीं बतवा हमार? गोदी मीडिया इसे भी मास्टर स्ट्रोक बता देगा। उसे अपने मास्टर का हीट स्ट्रोक भी मास्टर स्ट्रोक लगता है। बैंक के कैशियर और पेट्रोल पंप के मैनेजर की हालत खराब होने वाली है। नोटबंदी के बाद कई कैशियरों ने मुझे बताया था कि इतने नोट आ गए कि उन्हें गिनने के लिए मशीनें कम पड़ गईं, उनसे गलतियां हुई। कईयों ने अपनी जेब से उस नुकसान की भरपाई की। मुमकिन है बैंकों ने इस बार पूरी तैयारी कर ली होगी, उनके पास मशीनें पर्याप्त होंगी। पता चला कि पेट्रोल पंप का मैनेजर बैंकों के चक्कर लगा रहा है। इस फैसले को सामान्य बताया जा रहा है, लेकिन कब नोट बंद हो जाए, कब चालू हो जाए, क्या इससे भारतीय रुपए की विश्वसनीयता पर असर नहीं पड़ता होगा? जिन लोगों ने 2000 के नोट में दहेज लिए हैं वे अपना देख लें। दुल्हन की विदाई बाद में कीजिएगा, पहले इस सामाजिक काला धन को निपटा लीजिए। यही नहीं, 2000 के नोटों की छपाई पर रिजर्व बैंक ने जो सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए होंगे वो भी तो पानी में बह गए। अभी वापस करने में भी आपका भी पैसा खर्च होगा, बशर्ते आपके पास बिना पेट्रोल के बैंक पहुंचने की कोई टेक्निक आ गई हो। इसका असली असर क्या है? इसका असली असर मेरे ख्याल से ये एक राजनीतिक इस पे मोटिवेशन है। मेरे हिसाब से कर्नाटक के इलेक्शन के बाद जिस तरह बीजेपी की हार हुई और जिस तरह करप्शन का वहाँ इशू बना, तो शायद मोदी जी ये सिग्नल देना चाहते हैं कि वो अभी भी भ्रष्टाचार और करप्शन पे पूरी तरह हावी हैं। और इससे मोदी जी एक तीर से कई निशाने लगा रहे हैं उस पर। अब सितंबर के बाद कई इलेक्शंस आ रहे हैं कई राज्यों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जो बड़े राज्य, राजस्थान, उस पर इसका असर पड़ सकता है क्योंकि आपको सबको पता है कैश का इस्तेमाल होता है। और अब बीजेपी, जहाँ तक बीजेपी रूलिंग पार्टी का सवाल है, इनको तो 90% इनका जो पैसा तो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के जरिए बैंकों से आता है, तो उन पे ज़्यादा असर शायद ना हो, अपोजिशन पे ज़्यादा हो सकता है क्योंकि कैश वहाँ ज़्यादा इस्तेमाल शायद होता हो। और दूसरा मैं कहूँगा अर्थव्यवस्था पे आम आदमी पे इतना असर नहीं होगा, लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, मगर जो कुछ उद्योग हैं जो जैसे रियल एस्टेट सेक्टर, जहाँ पे अभी भी ब्लैक मनी का बहुत इस्तेमाल होता है। अभी भी आप हिंदुस्तान में कहीं भी घर खरीदने जाएं, किसी भी शहर में करीब 40% आपको ब्लैक पे देना पड़ता है, या अगर खरीद रहे हैं तो, या आप बेच रहे हैं तो लोग आपको ऑफर करते हैं। तो ये जो पैसा है ये किस तरह वापस आएगा बैंकों में, क्योंकि एक्सचेंज करने के लिए एक लिमिट लगा रखी है 20,000 रुपए की। जब नोटबंदी हुई तब शक्तिकांत दास आर्थिक मामलों के सचिव थे, अब रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। ये संयोग है या प्रयोग है? इसी साल 3 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का नोटबंदी पर फैसला आया। कोर्ट के 4 जजों ने नोटबंदी को सही माना, मगर एक जज ने इससे असहमति जताई। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने नोटबंदी के फैसले को गैर कानूनी कहा था। उन्होंने यह भी कहा कि इस फैसले से देश की अर्थव्यवस्था और नागरिकों पर प्रभाव पड़ता है। सरकार ने इसे अधिसूचना ऑर्डिनेंस के जरिए क्यों लागू की, जबकि उसके पास ऐसा करने के पर्याप्त अधिकार मौजूद थे? उन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता था। अधिनियम का सहारा क्यों लिया गया? विधेयक का सहारा लिया जा सकता था। ऐसे महत्वपूर्ण फैसलों को संसद के सामने रखना चाहिए था, संसद के पर बहस होनी चाहिए थी। इतनी सी बात समझ लेंगे तो फिर आप अपनी आर्थिक हालत के बारे में ठीक से समझ जाएंगे।
जस्टिस नागरत्ना ने तो यह भी कहा कि रिजर्व बैंक ने जो रिकॉर्ड दिया है उससे साफ होता है कि रिजर्व बैंक ने स्वायत्त रूप से कोई फैसला नहीं लिया। सब कुछ केंद्र सरकार की मर्जी के अनुसार हुआ। 2016 में संसद को विश्वास में नहीं लिया गया। यह 8 अगस्त 1980 का हिंदुस्तान टाइम्स है। 82 साल के महेंद्र महर्षि जी पुराने पत्रकार हैं। उनके खजाने से हमें ये कतरन मिली है। 100 रुपए के नोट को बैन किया जाएगा या नहीं, संसद में बहस चल रही है। उस पर सरकार कह रही है कि ऐसा कोई इरादा नहीं है। उस समय इंदिरा गांधी सरकार के वित्त मंत्री आर वेंकटरमन राज्यसभा में बयान दे रहे हैं कि सरकार नोटबंदी पर विचार कर रही है। सब कुछ खुला खुला हो रहा है, लेकिन 100 के नोट को बैन नहीं किया जाएगा क्योंकि जनता को परेशानी होगी। गांव में लोग 100 के नोट रखते हैं और अगर बैन किया गया तो आफत आ जाएगी, अफरा तफरी मच जाएगी। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि उन्हें पहले दिन से पता था कि 2000 का नोट काला धन वालों के लिए लाया गया है और अब उनकी यह बात साबित हो गई। कई लोग कह रहे हैं कि जिनके पास 2000 के नोट हैं वो अपना हिसाब अब तक लगा चुके होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसलिए हम कहते हैं पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। 2000 के नोट का संबंध भारत की पत्रकारिता के गटर में बह जाने से भी है। एक चैनल के 2 एंकर हैं जिन्हें इस नोट में कोई चिप दिखाई दे रही थी, जीपीएस टाइप की। इस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया गया। 2000 के नोट की वापसी नोटबंदी नहीं है, यह सबको पता है। 30 सितंबर तक आप इसे इसके जरिए खरीद बिक्री कर सकते हैं। बात आपकी परेशानी की नहीं है, बात उस राजनीति और कुतर्कों के भंवर की है जिसमें आपको डाला गया था। बैंक की लाइन में कोई काला धन वाला मिलेगा तो उसे हेलो जरूर कहिएगा। वैसे एक समाचार और है, दिव्य भास्कर अखबार ने छापा है। प्रधानमंत्री का गृह जिला है महसाणा। यहां से 3 महीने में 2600 लोग विदेश चले गए। 2600। ऐसा लगता है हर कोई भारत छोड़ देना चाहता है। गुजरात में इतना विकास हो गया होता तो लोग विदेश क्यों भागते? प्रधानमंत्री विदेश गए हैं, आने पर यह सवाल उनसे पूछ लीजिएगा।